हेलो दोस्तों, आज की इस नए लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेट क्या होता है, सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट्स या आप उसको मेंबर बोलिए, ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद से पढ़ेंगे मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, सारी चीज़ों को बेसिक से एडवांस तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। ठीक है ना, सारी चीजों को हम लोग एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेट क्या होता है। सो बेसिकली a set is a collection of well defined object. Well defined means not misguided, not misguided. It means it should be very clear. It should be very clear in which sense we are going to talk. ओके, मीन्स हम लोग किस सेंस में कह रहे हैं ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जिसका मतलब इजीली आपको पता चले। ठीक है ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। ए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास, जो ब्यूटीफुल वर्ड है यहाँ पे वो आपको मिसगाइड कर रहा है। इसका क्लियर मतलब पता नहीं चल रहा है कि किस सेंस में कहा जा रहा है ब्यूटीफुल। यहाँ पे ब्यूटीफुल का मतलब ही होता है आपको मिसगाइड करना। ठीक है, ये ब्यूटीफुल जो है लॉन्ग हेयर सेंस में कहा जा रहा है, या क्लॉथ सेंस में कहा जा रहा है, या फेयर स्किन सेंस में कहा जा रहा है, या ब्रेन सेंस में कहा जा रहा है, किस सेंस में कहा जा रहा है ये क्लियर पता नहीं चल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट सेंस यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, जैसे कि सेकंड आपको एग्जांपल दूं तो आपको कह सकता हूँ कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, इंटेलिजेंट भी है यहाँ पे जो आपको मिसगाइड कर रहा है, इसका क्लियर पता नहीं चल रहा है कि इंटेलिजेंट जो है वो किस सेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो सेट होता है क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जांपल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। ओके, आई आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं। देखिए, एंड इट्स एलिमेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, एंड इट्स एलिमेंट्स और यू कैन से मेंबर्स और यू कैन से ऑब्जेक्ट्स, तीनों नाम जो है सेम है। ठीक है ना, मतलब ये सेम ही है। and its elements or you can say members or you can say objects are denoted by small letters। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके ऑब्जेक्ट जो होता है जो, और आप उसको मेंबर्स बोलते हैं, उसको जैसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। देन इनक्लोज बाय करली ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमा द्वारा सेपरेट करते हैं और उसको करली ब्रैकेट द्वारा क्या करते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, कोई मान लीजिए कोई सेट ए है। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स जो है क्या है, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और क्या किया जा रहा है यहाँ पे, इसको कॉमा द्वारा सेपरेट किया गया है। ठीक है, और इसको करली ब्रैकेट द्वारा इनक्लोज किया गया है। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या ये जो है ए बी सी क्या है, इसका एलिमेंट्स है, और यू कैन से मेंबर्स और यू कैन से ऑब्जेक्ट। ये जो ए बी सी है क्या है, एलिमेंट्स है। ये क्या है, सेट ए। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से। ठीक है ना, और करली ब्रैकेट द्वारा क्लोज किया जाता है और कॉमा द्वारा सेपरेट किया जाता है। तो क्या मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड डी, स्मॉल डी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी जो है ये सेट ए के अंदर कंटेंट कर रहा है, सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि सेट स्मॉल ए जो है, ये एलिमेंट ए है, ये सेट ए के अंदर आ रहा है, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए। इन द सेम वे ये स्मॉल बी जो है किसके अंदर है, इस सेट ए के अंदर है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, ये क्या है, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है ना, BELONGS बिलोंग्स टू। ठीक है ना, इन द सेम वे डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आप बताइए यहाँ पे कोई डी है, यहाँ पे कोई डी अवेलेबल नहीं है, कोई डी प्रेजेंट ही नहीं है, तो कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है डी यहाँ पे जो कि सेट ए के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू है a equals to set of all vowels of English alphabet। So it's very simple, we know that what is vowels of English alphabet। So set a equals, हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, करली ब्रैकेट। ठीक है ना, और ववेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट तो हम लोग जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारी चीजें हमारे ववेल्स होते हैं।
5 वोवेल्स होता है, ए ई आई ओ यू, तो कैसे लिखेंगे इसको, स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं ना एलिमेंट्स को, तो इसलिए स्मॉल लेटर से यहाँ पे लिखा जा रहा है, कॉमा द्वारा सेपरेट किया जा रहा है और कर्ली ब्रैकेट द्वारा इसको इनक्लोज किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सेट बोलते हैं। सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इसके एलिमेंट्स कह लीजिए या मेंबर बोलिए या ऑब्जेक्ट्स बोलिए, इसको हम लोग स्मॉल लेटर द्वारा लिखते हैं और इसको कर्ली ब्रैकेट द्वारा क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हेडिंग मेथड टू रिप्रेजेंट सेट्स, मेथड टू रिप्रेजेंट सेट्स, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है रोस्टर फॉर्म, और यू कैन से टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और यू कैन से टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बेसिकली होता क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इन दिस मेथड सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, लिस्टिंग, set is described by listing elements separated by commas, okay, and then enclosed by curly brackets, okay। तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए इसको, इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए in this method set is described as listing elements separated by commas and then enclosed by curly brackets, ठीक है। देखिए मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लूंगा, ठीक है ना। तो अब देखिए एग्जांपल फर्स्ट है हमारा यहाँ पे, जैसे कि मैं लिखूंगा द सेट ऑफ द सेट ऑफ द सेट ऑफ द सेट ऑफ all natural number, the set of all natural number which divide 28, which divide 24, ठीक है ना। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 24। तो आप बताइए वो कौन कौन सा सेट होगा यहाँ पे जो अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो आप बताइए यहाँ पे कौन कौन सा सेट होगा। ओके, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 24 इज, ओके। देखिए तो कौन कौन सा सेट, सपोज हम सेट ए यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 24 को कौन कौन सा नंबर जो है नेचुरल नंबर है जो डिवाइड करता है, तो ऑब्वियस है कि 24 इज डिविजिबल बाई 1, 24 इज डिविजिबल बाई 2, इन द सेम वे 3, 4, 6, 8, ठीक है। और आपको बोले तो 12 और उसके बाद से 24, ये सारे नंबर्स है जो 24 जो है जिस मतलब 1 2 3 4 6 8 12 और 24 को डिवाइड करता है, ठीक है ना। और आप अदर वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि 24 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ओके। तो आई होप ये चीज समझ में आ रहा है। और देखिए तो आप बोलेंगे कि सर ये रेस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कैसे हुआ, तो देखिए ना ये क्या है, हमारा डेफिनेशन क्या था, इन दिस मेथड सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। तो ये लिस्ट फॉर्म है कि नहीं, 1 2 3 4 6 8 12 24 एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, यस कॉमा द्वारा सेपरेट किया गया है, देन इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट, यस कर्ली ब्रैकेट द्वारा इसको इनक्लोज किया गया है। तो इसको लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, जब भी मींस एलिमेंट्स का अगर लिस्टिंग किया गया होगा तो हमारा रोस्टर फॉर्म होगा, और प्रॉपर्टी कोई अप्लाई किया गया तो हमारा प्रॉपर्टी मेथड होगा, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको देखना बहुत ही जरूरी है। देखिए ये चीज बहुत काम आएगा आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट, वी मस्ट नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म। हम लोग जो है रिपीट नहीं करते हैं कोई एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में, मतलब जब हम लोग लिस्टिंग फॉर्म में जब भी मतलब एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसमें अगर कोई सेट के अंदर जैसे पहले से दिया हो, कोई नंबर दिया हो या कोई एलिमेंट दिया हो, तो जब भी हम लोग एलिमेंट्स में लिखेंगे, एलिमेंट्स के फॉर्म में सेट के अंदर लिखेंगे तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे A N A and D। अगर इसको हमको सेट, कोई सेट मानते हैं कि यहाँ पे कोई सेट है F, मान लीजिए सेट F है, इसके अंदर अगर इसको लिखना होगा, ठीक है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे A N और D, ठीक है ना। A and D ऐसा क्यों लिखेंगे, देखिए यहाँ पे तो A है 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है लेकिन हम लोग यहाँ पे ओनली 1 टाइम लिख रहे हैं, यहाँ N जो है 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है लेकिन हम लोग N को सिंगल टाइम लिख रहे हैं, और D तो सिंगल है ही। तो ऐसा क्यों, ये रूल होता है, वी मस्ट नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, अगर कोई एलिमेंट जो है 100 टाइम्स रिपीट कर रहा हो फिर भी उसको सिंगल टाइम ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको, जैसे कि कोई एलिमेंट्स, जैसे कि कोई नंबर है 2 2
2 2 3 3 6 6। अब कोई सेट मान लीजिए बी सेट है यहाँ पे, ठीक है ना, और इसको एलिमेंट्स को, इस एलिमेंट्स को लिखना है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे 2 3 6, ठीक है। कितना भी बार ये रिपीट कर रहा हो लेकिन इसको सिंगल टाइम ही काउंट करते हैं जब लिस्टिंग करते टाइम, ठीक है ना। तो जैसे 2 2 जो है 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है लेकिन इसको सिंगल टाइम ही काउंट करते हैं यहाँ पे। 3 3 जो 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है इसको सिंगल टाइम ही काउंट करेंगे। इन द सेम वे दिस 6 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, सो विल काउंट ओनली 1 टाइम हियर। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल द थिंग्स हियर व्हाट वी आर डूइंग हियर। ओके, सो वी मस्ट नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन द रोस्टर फॉर्म। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक एक डाउट आपको बन रहा होगा, सर आपने बोला था कि ये जो है यहाँ पे, ये जैसे कि ये जो है ए एन डी, ये स्मॉल में होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे गिवन है पहले से ना, ये ए एन डी आनंद, ये ऑलरेडी गिवन है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। बेसिकली इसका एलिमेंट्स जो होता है, सेट का एलिमेंट्स या मेंबर्स जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है ना, लिखा जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला जो है सेकेंड नंबर, जो फर्स्ट मेथड तो हो गया रोस्टर और यू कैन से टेबुलर फॉर्म, सेकेंड जो है सेट बिल्डर और यू कैन से प्रॉपर्टी मेथड। set builder or you can say property method. Okay, so see this, what is the definition of this? After this we will discuss. See this here, in this method we write down a property, actually यहाँ p छूट गया है, we write down a property or rules which give us all the elements of the set। देखिए कितना आसान है, कितना मस्त है ये। इन दिस मेथड, इस मेथड में हम लोग एक प्रॉपर्टी लिखते हैं और आप एक उसको रूल्स भी बोल सकते हैं, जो कि हमें एलिमेंट्स सॉरी सेट्स के सारे एलिमेंट प्रोवाइड करा देता है, सारे एलिमेंट्स दे देता है। बताइए कितना अच्छा है। जैसे कि वहां पे लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स हम लोग कर रहे थे, वो हमें करने की जरूरत नहीं होगा, एक प्रॉपर्टी लिखेंगे और सारे एलिमेंट्स कंटेंट अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक सेट ए है, ठीक है ना, एक्स इसको बोलते हैं सच डेट, ठीक है ना, पी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो x such that px where px is the property by which x belongs to a, तो x belongs to a लिखना होगा तो ऐसे भी लिखेंगे, मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है x belongs to a एंड कॉलन स्टैंड्स फॉर सच डेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, x सच डेट p ऑफ x। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को कैसे लिखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, कलर चेंज कर लेने दीजिए। हाँ, जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे आपको, इसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारा है ये, फॉर एग्जांपल द सेट 2 4 6 can be written as x such that px x equals to 2n n belongs to n। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल में, n belongs to n, ठीक है ना। अब देखिए 2 4 6 ये जो लिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स है, तो आप इसको देखते हैं क्या बोलेंगे कि ये रोस्टर फॉर्म में है। कैसे रोस्टर फॉर्म में है? ये बहुत ही आसान है। रोस्टर फॉर्म इसलिए है कि यहाँ पे एलिमेंट्स का लिस्टिंग किया गया है, मतलब कॉमा द्वारा सेपरेट किया गया है और इसको करली ब्रैकेट में इनक्लोज किया गया, और एलिमेंट ये जो है मतलब एलिमेंट्स का लिस्टिंग किया गया है, जैसे 2 4 6, ठीक है ना। ये रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें चेंज कैसे करना है इसको, प्रॉपर्टी मेथड में। अब देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो आपको ये चीज चमक रहा होगा कि 2 4 6 जो है यहाँ पे ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, x सच दैट p ऑफ x, ओके ओके, x इक्वल्स टू 2n, x इक्वल्स टू 2n, ऐसा क्यों लिखेंगे। और जैसे कि 2n ये जो वेरिएबल है, n के जगह पर आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, n के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2n। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, कंडीशन भी आपको लिखना होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना। तो जैसे आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 मिल जाएगा, जैसे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप n नहीं लिखेंगे तो ये तो रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, सो आप सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल एक लिख रहा हूं यहाँ पे, एक्सप्रेस 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 सेट बी इक्वल्स
एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स लेस देन 4, ओके, एंड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। आपको देख के ही पता चल गया होगा कि इस किस फॉर्म में है, इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। अब इसको रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है, तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये किस फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए, एक्सप्रेस सेट बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज लेस देन 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी मेथड का अप्लाई किया गया, मींस सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा गया ऑलरेडी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू 4, सॉरी एक्स लेस देन 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये क्या, किस किस फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। अब हमें किसे चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि वहां पे लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स होगा, ये श्योर है, ठीक है ना। वहां प्रॉपर्टी का मेथड यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो हमें चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में, यानी कि लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इट शुड बी देयर। ओके, नाउ सी दिस, सो आई एम राइटिंग हियर बी इक्वल्स, देखिए, x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 होगा, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, और 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, इस एंड सो ऑन, इस तरह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कंडीशन गिवन, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट दिस कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, वी नो दैट होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ओके, सो 0 से स्टार्ट होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेगेटिव वाला नंबर होगा ये हम लोग नहीं लेंगे, यानी 0 से जो स्टार्ट होगा वही लेंगे, ये हमारा होगा वैल्यू, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। देखिए एक्स स्क्वायर है, जैसे जैसे आप वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 रखिएगा x की जगह पे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, आपको 4 मिल जाएगा। इन द सेम वे 3 स्क्वायर 9, ओके। सो ये आपका सेट बी हो गया, सेट बी का वैल्यू क्या आ गया 0 1 4 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, रोस्टर फॉर्म हो गया। कैसे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं रोस्टर फॉर्म को और सेट बिल्डर फॉर्म को, तो अगर प्रॉपर्टी का अप्लाई किया होगा, अगर सेट के अंदर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया, इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है, और एलिमेंट्स गिवन होगा, और लिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स गिवन होगा, और कॉमा द्वारा सेपरेट किया गया होगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, इसका मतलब ये है कि रोस्टर फॉर्म में होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको बोलूं, नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सप्रेस एक्सप्रेस सेट ए इज इक्वल टू 2 5 10 17 26 इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको चमकना चाहिए कि यहाँ पे किस फॉर्म में किया है। देखिए, एक्सप्रेस सेट ए इक्वल्स टू 2 5 10 17 26, ये जो दिया है तो आपको ये चमक गया होगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, ये है रोस्टर फॉर्म में गिवन है। कैसे रोस्टर फॉर्म में हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है दिस इज द लिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का लिस्टिंग किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा गिवन है रोस्टर फॉर्म में। हमें किस में चेंज करना है, हमें लिखना है बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए सोचिए, क्या इस 2 को, 2 है 5 है, इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1, आप 5 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1, 10 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1। इन द सेम वे दिस 17 वी कैन राइट एज 4 स्क्वायर प्लस 1 एंड 26 वी कैन राइट एज 5 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखना है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 such that x belongs to natural number, x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है ना। देखिए, इसको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ से, हाँ, x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, x belongs to नेचुरल नंबर एंड x lies between, x lies between x is less than equal to c। देखिए यहाँ पे x
लेस देन इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हमारा होगा। अब देखिए इसको कैसे, ये कैसे मैं लिखा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे 1 स्क्वायर प्लस 1 1 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर, यहाँ पे 5 स्क्वायर, और यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 हियर, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। मतलब 1 जो है सब जगह अवेलेबल है, यानी कांस्टेंट है, 1 चेंज नहीं हो रहा है, ये तो सेम है। यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ये 1 तो सब में आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन कब तक लिखेंगे, ये भी तो बहुत बड़ा सोचने की बात है कि कब तक लिखेंगे ये। तो देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 5 स्क्वायर वी आर गोइंग, मतलब 5 तक जा रहा है। एक्स का जो वैल्यू है 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए ये, यानी 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और ये जाते रहेगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पर गिवन है कि ये 1 से लेके 5 तक होगा। ओके, आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एक्स राइट द सॉल्यूशन सेट, राइट द solution set of the equation x square plus x minus 2 equals to 0 in roster form, in roster form। तो देखिए ये हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा इस एग्जांपल को। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 सॉरी माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फैक्टर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टर कर दीजिए, तो माइनस 2x प्लस एक्स सॉरी प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है x प्लस 2 क्या है, कॉमन है, तो आप ले लीजिए बाहर, तो आप ले लेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी टू नंबर का प्रोडक्ट जो है जीरो होता है, कब जीरो होता है, जब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0 व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन दिस a शुड बी 0 एंड दिस b शुड बी 0 और बोथ शुड बी 0 देन इट इज पॉसिबल। ओके, तो आपको x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इसको भी 0 होना पड़ेगा, और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इसको भी 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल्स टू 1, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा x का वैल्यू माइनस 2, ठीक है। तो अब हम लोग को कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मान लीजिए कोई भी सेट मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, सेट ए, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1 कमा माइनस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही तो लिखते हैं, ठीक है ना। A set is described by the listing of the elements, listing of the elements, जो हमारा एलिमेंट्स होगा उसको कैसे लिखेंगे, लिस्टिंग करके लिखेंगे, ठीक है ना, और कॉमा द्वारा सेपरेट करेंगे और उसको करली ब्रैकेट द्वारा क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, राइट द सॉल्यूशन सेट, राइट द solution set x is a x such that x is a positive integer, x is a positive integer, x is a positive integer and x square is less than 40, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। इस सॉल्यूशन का हमें
इसका सॉल्यूशन क्या होगा, राइट द सॉल्यूशन सेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40, ठीक है ना। आप देखिए जैसे कि मैं इस कोई भी सेट ले लेता हूँ, बी सेट ले लेता हूँ, ठीक है ना, इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे देखिए। जैसे कि अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 के यहाँ पे अगर x की जगह पर 1 डालते हैं तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर जो होगा 1 आ जाएगा, 1 जो होगा वो क्या होगा 40 से लेस देन होगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 इज लेस देन 40। इन द सेम वे इफ यू आर पुटिंग इंस्टेड ऑफ x 2 3, so 3 स्क्वायर 9, 9 is less than 40. In the same way when we are going to put instead of x 4, so 4 is square 16 is less than 40, 5 square 25 is less than 40, 6 square 36 is less than 40. But when we put instead of x 7, so what we'll get, we'll get here 7 square 49 is less than 40. ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ तक तो पॉसिबल है, यहाँ तक तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉजिटिव इंटीजर ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम लोग 1 ले सकते हैं यहाँ पे, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40, 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 लिख सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं। यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेट बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ओके, आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, नेक्स्ट एग्जांपल है राइट द सॉल्यूशन सेट। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, राइट द solution set, write the solution set 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4 and 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7. Okay, this is given. Okay, and we need to write in roster form, sorry, in build set builder form. Set builder form, ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो देख के समझ में आ गया होगा कि ये किस फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस किस फॉर्म में गिवन है, ठीक है ना। तो देखिए 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6 एंड 6 by 7, ये जो गिवन है लिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स, ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है। ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है। इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि ये गिवन जो है क्या है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है। या और हमें लिखना क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमको इसको लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी सेट मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे डी सेट मान लेता हूँ, कोई भी सेट मान लीजिए सेट डी, ठीक है ना। अब देखिए इस लिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स जो यहाँ पे गिवन है, ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी प्रॉपर्टी का अप्लाई करके हम लोग को लिखना है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी मेथड या आप बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप इसको सोचिए कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैटर्न यहाँ पे क्या बन रहा है। 1 by 2, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे n है, ठीक है, और ये 2 है, यानी n plus 1. If you are putting here 2, so what you will get 2 upon 3. If you are putting here 3, so what you will get 3 upon 4. If you are putting instead of n 5, so 5 over 6. समझ में आ गया, यानी 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6 and 6 by 7, यानी ऊपर जो न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर से कम है, या आप उसको उल्टा भाषा में बोल सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है एक बढ़ के आ रहा है न्यूमरेटर से, यानी n अपॉन n प्लस 1 बन रहा है। देख लीजिए यहाँ पे 2 अपॉन 3 है, यहाँ पे 3 अपॉन 4 है, यहाँ पे 4 अपॉन 5 है, यहाँ पे 5 अपॉन 6, यहाँ पे 6 अपॉन 7 है, ठीक है ना। आपको यहाँ चीज तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करने हैं। n अपॉन n प्लस 1 सबसे पहले लिखेंगे, n अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब 1 रख रहे हैं तो 1 अपन 2, जब n का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 अपन 3, यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n इज लेस देन इक्वल, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6 तक जा रहा है। जब आप 6 रखेंगे तो 6 अपॉन 7 मिल जाएगा, यानी आपको ये पूरा रोस्टर फॉर्म आपको मिल जा रहा है। तो ये हमारा हो गया कन्वर्ट किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो आपको यहाँ से दो चीजें क्लियर हो गया होगा, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट्स गिवन होगा, ठीक है, उसका लिस्ट तैयार होगा, लिस्ट मतलब लिस्टिंग फॉर्म में एलिमेंट्स गिवन होगा, कॉमा द्वारा सेपरेट किया गया होगा और उसको कर्ली ब्रैकेट द्वारा इनक्लोज किया गया, ये होता है रोस्टर फॉर्म। और यू कैन से टेबुलर फॉर्म समटाइम्स, ओके। बट व्हाट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म और यू कैन से प्रॉपर्टी मेथड। मींस हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी का अप्लाई करके सेट बिल्डर जो रोस्टर फॉर्म होगा उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा है, सबसे पहला हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट में नल सेट और यू कैन से वाइड सेट और यू कैन से एम्प्टी सेट। एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, वाइड खाली कुछ नहीं, एम्प्टी, एम्प्टी मींस नथिंग, ओके। सो नल और यू कैन से वाइड और यू कैन से एम्प्टी all are same. So what is the definition? If a set containing no element no element no element is called null set, okay, and it is denoted by this curly bracket or you can say phi, means हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके okay? इस कैसे डिनोट करते हैं इसको, नल सेट और यू कैन से वाइड सेट को ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको डिनोट करने का ये तरीका होता है हमारा, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं या आपको कर्ली ब्रैकेट द्वारा, ठीक है। नल मींस कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है अवेलेबल, ठीक है ना। मतलब कोई सेट है जिसका एलिमेंट नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे नल सेट, या आप बोल सकते हैं वाइड सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1, A is a set of real roots. Let capital A is set of real roots of equation, real roots of equation x square plus x plus 1 equals to 0। अब देखिए इसका रियल रूट्स हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट तो आपको यहाँ से ए इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, बी अगर एक्स के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो बी इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा एंड सी का वैल्यू 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि रूट्स रियल है या इमेजिनरी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, ठीक है ना। मींस नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि रूट्स जो है रियल है या इमेजिनरी, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लिखाते हैं, डी इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो बी का वैल्यू क्या यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 4 ए 1 है एंड सी 1 है, यानी हम लोग को जो यहाँ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। और हम लोग जानते हैं कि -3 इज लेस देन 0, यानी डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट्स। हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट्स, और यू कैन से इमेजिनरी रूट्स when d is greater than 0 the roots are real and distinct, when d equals to 0 roots are real but equal, okay, and d less than 0 no real roots, or you can say in other words imaginary roots, okay। तो आइए आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे रीजन when d less than 0, when d less than 0, okay, so no real roots, no real roots, कोई इसका रियल रूट्स नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर जो होगा हमारा, मान लीजिए कोई सेट ए है तो इसका हमारा आंसर जो होगा 5 हो जाएगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, या आप इसको बोल दीजिए 5, मतलब जो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नथिंग कुछ नहीं। तो इसको बोलते हैं नल सेट, या आप बोल सकते हैं वाइड सेट या एम्प्टी सेट, मतलब कोई सॉल्यूशन ना मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट और वाइड सेट, ठीक है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ आपको, इसी को मैं अब एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए सेट ए गिवन है, ठीक है, n such that n belongs to capital N means natural number, okay, and n
and this n lies between this n lies between this n lies between 1 to 2। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप इसको गौर से देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। n ओके सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो n है, स्मॉल n जो है, वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको वैल्यू बताना है, आंसर बताना है। तो आप बताइए सेट ए का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि वो नेचुरल नंबर जो होगा, जो n है, वो कहाँ से लाई कर रहा है, 1 से लेकर 2 के बीच में। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं, ऐसा नहीं होता है जो 1 और 2 के बीच में होता है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए सॉल्यूशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, और यू कैन से इन सिंपल वर्ड 5। ओके, ए इक्वल्स टू 5, ये आपका आंसर हो गया। मीन्स नथिंग, कोई आंसर ही नहीं आया यार। कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे होता है। तो 1 और 2 के बीच में हम आपसे पूछ रहे हैं कि नेचुरल नंबर बताइए क्या होता है, तो कुछ नहीं, नथिंग। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आता है बारी सिंगलटन सेट। तो एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सिंगलटन यानी सिंगल जो कंसिस्ट करता हो, ठीक है ना। इट कंटेनिंग it it containing only one element, only one element in the set। सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट होगा, सिर्फ वन एलिमेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। देखिए सिंगलटन, ओके। जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सेट ए मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ n such that n belongs to natural number, okay, and this n lies between 1 to 3, 1 to 3, ठीक है ना। तो इस सेट का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस सेट का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे? देखिए कैसे 1 हो जाएगा, आप देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 1 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे कंडीशन गिवन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना हमेशा। ये कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि n जो है कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि और वो नेचुरल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और पूछ रहा है कि n जो कहाँ से कहाँ है, 1 से 3, तो ऑब्वियस है कि 1 से 3 के बीच में जो होगा एक ही नंबर होगा। यहाँ पे ये आंसर 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना। तो n जो है लाई कर रहा है 1 और 3 के बीच में, तो क्या वो नंबर होगा, 2 नंबर होगा। तो हम लोग कितना, ये जो सेट ए है कितना एलिमेंट कंटेंट कर रहा है, ओनली 1 एलिमेंट कंटेंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक एलिमेंट सिर्फ कंटेंट कर रहा है ये सेट ए, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे इसको सिंगलटन। इसका आप अगर कोई रीजन पूछता है कि रीजन क्या है, तो आप रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे देयर इज नो between 1 and 3, between 1 and 3 there is no natural number, there is no natural number, there is no natural number। कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, सॉरी सॉरी, देयर इज ओनली वन, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। हाँ, between 1 and 3 there is only one element, only one natural number, that is between 1 and 3 there is only one element, only one number, that is 2, ठीक है ना। ये जो कहने का मतलब ये है कि 1 और 3 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर होता है जो 2 होता है, ठीक है, वही कंसिस्ट कर रहा है। यहाँ पे 2 जो है सिंगल एलिमेंट है, इसका सेट ए के अंदर एक ही एलिमेंट लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये सिंगलटन हो जाएगा। जैसे कि अब मैं बात करूंगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी। सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट in which the number of elements, the number of elements are finite, which can be counted, which can be counted,
जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, सेट ए है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये इसका सेट ए का एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो आप बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। और इसको कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, एन ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, इन सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट में तो यही तो फर्क होता है। फाइनाइट जो होता है हम लोग आराम से उसको काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे सेट ए गिवन है, इसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग आराम से गिन पा रहे हैं कि इसका 6 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। इसका यहाँ से कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। अब देखिए 6 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, 6 है। इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, और इसको डिनोट करने का तरीका होता है एन ऑफ ए। एन ऑफ ए कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है उसको हम लोग लिखेंगे एन एफ ए। सपोज यहाँ पे बी सेट होता और उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होता तो हम लोग लिखते एन ऑफ बी इक्वल्स टू 4। उसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल्स टू 4, ओके। और इसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। तो इस यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इनफाइनाइट सेट। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा, जब फाइनाइट हम लोग समझ गए तो इनफाइनाइट तो और समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है ना। देखिए इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट इन विच द number of elements, set in which the number of elements are infinite। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है ना। विच कैन नॉट बी काउंटेड, उसको हम लोग काउंट कर ही नहीं सकते भाई, कैसे काउंट कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी काउंटेड। देखिए इनफाइनाइट सेट, सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा यहाँ पे, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग आसानी से काउंट नहीं कर पाते। इनफाइनाइट नंबर को हम लोग कैसे काउंट, ये तो इमेजिनेशन होता है। infinite is not a number, it's just a it's just a means notation। इस एक नोटेशन की तरह होता है, हम लोग इसको आराम से हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये नंबर ही नहीं होता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। विच कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई सेट है, यहाँ पे सेट बी है, ठीक है ना, सेट बी। इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप कितना मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 एलिमेंट्स है। नहीं भाई 4 एलिमेंट्स नहीं है, ये जा रहा है मतलब कंटिन्यूअसली जा रहा है। डैश डैश का मतलब होता है अगर 3 डॉट है, इसका मतलब एंड सो ऑन, मतलब ये जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो हम लोग इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। Now we are going to start equivalent set, which is very very important, equivalent set and equal set, okay. So both are get a little bit confusing, okay. So you need to understand what is the basic difference between equivalent set and equal set, okay। तो equivalent sets का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे डेफिनेशन की इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए लेट ए एंड बी are two sets, are two sets, okay, are said to be, are said to be equivalent,
इक्विवेलेंट इफ एन ऑफ ए, आपको ये चीज मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मैं एक बार और समझाऊंगा आपको। लेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इफ ये होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। कहने का मतलब ये है कि कार्डिनल नंबर जो है सेट ए का सेम होना चाहिए, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, ठीक है ना। सेट ए का कार्डिनल नंबर और सेट बी का कार्डिनल नंबर दोनों अगर सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे सेट ए है हमारे पास, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स एस सी एच ओ एल, स्कोल, ठीक है ना। यहाँ पे सेट बी है, इसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, एन ए, और यू कैन से कार्डिनल नंबर, तो आप बोलेंगे कि 5, ऑब्वियस 5 ही है। यहाँ पे क्या है, एन ऑफ बी जो होगा क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 5 है, ठीक है ना। सो हेयर वी कैन राइट, सो वी कैन राइट हेयर, so here we can write in this way, number of elements n of a equals to n of b, here number of a equals to number of sorry n of a equals to n of b, both are equal, so a and b are equivalent, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। नाउ मींस सेट ए का एलिमेंट्स और सेट बी का एलिमेंट्स अगर दोनों सेम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वल सेट, वहां पे आपको क्लियर करूंगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इक्विवेलेंट सेट है कि इक्वल सेट है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, देखिए लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू इक्वल सेट, टू इक्वल सेट, then every element of set A, then every elements of set A, and every element of set A belongs to every element of set B. Every element of set A belongs to set B, and in the same way every elements of set B belongs to set A, आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इफ जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल हमारा सेट ए, ठीक है ना, SCHOL, और एक कंडीशन यहाँ पे याद रखना, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, आर अनइक्वल सेट, अगर ए और बी जो है इक्वल नहीं है तो उसका मतलब क्या है, अनइक्वल सेट है, ठीक है ना। SCHOL सेट ए है हो गया हमारा। अब देखिए सेट बी का बात करने वाले हैं यहाँ पे, सेट बी मान लेते हैं यहाँ पे CHOLSCH, ठीक है ना। अब देखिए
अब हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होगा, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना होगा 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है, एन ऑफ बी कितना होगा यहाँ पे 5 होगा। आप बोलेंगे अरे सर 5 कैसे, यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स, आप बोल रहे हैं 5, सर आप काउंटिंग जो है सर सही नहीं है सर, आप काउंट, हाँ सर सही नहीं है कैसे। देखिए भाई, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम बताया था, एक नोट में इंपॉर्टेंट नोट था, जैसे कि जिसको लिखवाया था, वी मस्ट नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म, ये हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। और यहाँ पे जो है सी सी कितने बार है, सी सी देखिए 2 बार है, यहाँ पे जो सी है और इस सी है कितना बार है, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको एक बार सिंगल टाइम काउंट करना है, ठीक है ना। एच एच कितने टाइम यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको एक बार काउंट करना है, इसको भी एक बार काउंट करना है, इसको भी एक काउंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप मन की आंखों से देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगा कि ए जो है ए इक्वल्स टू बी हो गया है, कैसे, अरे यहाँ पे एस सी एच ओ एल है, यहाँ भी अगर इसको आप इसको रीडिफाइन करके लिखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि यहाँ भी एस सी एच ओ एल है, इसका मतलब ए सेट ए और सेट बी दोनों क्या है, सेम है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वल सेट है। तो आप बोलेंगे सर इक्विवेलेंट सेट में भी था ये कंडीशन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, अगर सेम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, यस बोलेंगे। इन द सेम वे इक्वल सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, अगर सेम हो जाएगा तो इक्वल सेट बोलेंगे। लेकिन आप पूछेंगे सर तो फिर आइडेंटिफाई कर कैसे कर पाएंगे, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, जब दोनों में सेम हो जा रहा है तो फिर आइडेंटिफाई कर कैसे कर पाएंगे कि इक्विवेलेंट कौन है और इक्वल कैसे है, इक्वल सेट कौन होगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पे ए और बी दोनों सेम होना चाहिए, मतलब सेट ए का एलिमेंट्स और सेट बी का एलिमेंट्स अगर मैच करता हो, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इक्वल सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो सेट ए में और सेट बी में, दोनों में सेम हो, ठीक है ना, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो मैच नहीं करता हो, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे सेट ए ले रहा हूँ, ठीक है, सेट ए ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए बी सी और डी, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल बी एक, ठीक है ना, सेट ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए कैसे 1 2 3 सॉरी 1 2 5 और 4 5, ठीक है ना। देखिए अब दूसरा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेट ए, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट जैसे दे रहा हूँ ए बी सी और डी, ठीक है ना, यहाँ पे सेट बी ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको ए बी सी डी और उसके बाद सी उसके बाद डी। देखिए अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें किसमें सेम है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ ए इक्वल्स टू 5 सॉरी 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स number of elements in set A is equals to number of elements in set B equals to 4। मतलब कि number of elements in set A Na equals to Nb है तो हम लोग बोलेंगे कि इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट होगा। कैसे होगा हम बताते हैं, रुकिए यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होगा, n ऑफ A यहाँ पे होगा 4, एन ऑफ बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यहाँ पे भी 4 होगा। आप बोलेंगे कैसे, 1 2 3 4 6 है यहाँ पे, नहीं ए देखिए ना यहाँ पे सी सी रिपीट कर रहा है ना, तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे ना, ठीक है, और डी डी भी रिपीट कर रहा है यहाँ पे, तो इसको एक बार काउंट करेंगे, तो एक एक 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो होगा 4 हो जाएगा और ए होगा 4 होगा। तो यहाँ पे भी एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी इक्वल्स टू 4। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज कर दिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू 4, यहाँ एन ए इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू 4, तो दोनों तो सेम ही हो गया, ये होता है हमारा हो जाएगा इसका इक्वल सेट, इक्वल सेट ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट। अब कैसे, देखिए यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 सेम तो है, लेकिन क्या ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट यहाँ पे मैच कर रहा है, इसका जो ए का एलिमेंट्स है यहाँ पे
और ये जो बी का एलिमेंट है क्या मैच कर रहा है? नहीं। ए का एलिमेंट्स और बी का एलिमेंट्स, यानी कहने का मतलब ये है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए का एलिमेंट्स और बी का एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको इक्विवेलेंट। ठीक है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, ठीक है, लेकिन ए का एलिमेंट्स देखिए यहाँ पे ए का एलिमेंट्स ए बी सी डी है, और इसको रीडिफाइन करके बी को लिखिएगा तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? ए बी सी डी, क्योंकि इसको सिंगल टाइम काउंट करना है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर है और सेट बी के अंदर है, दोनों क्या है? सेम है। यानी कि यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज इक्वल सेट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तभी तो इसका डेफिनेशन था कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट ए। कहने का मतलब है कि ए सेट ए का जो भी एलिमेंट्स होगा वो सारे एलिमेंट्स जो है सेट बी से मैच करना चाहिए, और सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट ए से मैच करना चाहिए, सेट ए के एलिमेंट्स से मैच करना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे कि इक्वल सेट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होना चाहिए। ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम सेट ए इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दोनों सेट सेम होना चाहिए, लेकिन एलिमेंट्स सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि कार्डिनल नंबर अगर सेम हो, एलिमेंट्स सेम नहीं हो सेट ए और सेट बी का, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। लेकिन अगर कार्डिनल नंबर सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम मैच कर रहा हो, इस तो होगा हमारा इक्वल सेट। ओके, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेट। आइडेंटिफाई 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 द टाइप्स ऑफ सेट, द टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का सेट चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। जैसे आपसे पूछा जाए कि ए इक्वल्स ए बी सी, ये कौन सा सेट है ये? ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है x बिलोंग्स टू n। ओके, सेट ए मान लीजिए यहाँ पे, और x बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, एंड x लाइज बिटवीन 5 to 6। ठीक है, एग्जांपल नंबर थर्ड यहाँ पे हो जाएगा सेट बी मान लीजिए, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सो ऑन। आपको ये बताना है कि कौन किस टाइप का सेट है। फोर्थ जैसे कि सेट ए है 1 2 6 7, ठीक है ना, और सेट बी जो होगा यहाँ पे है 6 1 2 7 7। आपको बताना है कि ये इक्वल सेट होगा कि इक्विवेलेंट सेट होगा, इससे आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर ए सेट ए है, इसके अंदर 0 एलिमेंट है। ठीक है ना, अब देखिए 6 नंबर, देखिए 6 नंबर है एक्स स्क्वायर। सपोज कि कोई ये मानना है जैसे कि इस सेट हो गया बी इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एंड कंडीशन गिवन एक्स बिलोंग्स टू क्यू, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, देखिए सेट ए जो है पहला, सॉरी ये जो पहला वाला है क्या है, सेट ए गिवन है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स 1 2 3। तो हम लोग इजिली काउंट कर पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, इजिली काउंट कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ अवेलेबल है, तो हम लोग बोलेंगे ये फाइनाइट सेट है। एन ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। सेकेंड एग्जांपल देखिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 1 से x, सॉरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, और एक कंडीशन गिवन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, x लाइज बिटवीन 5 to 6। तो आप कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 5 और 6 के बीच में हो। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है जो 5 और 6 के बीच में अवेलेबल हो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा नल सेट, यानी नो सॉल्यूशन नथिंग, नल सेट। यानी आपका ए का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 5, 5 यानी नथिंग। ठीक ना, तो आप रीजन क्या दीजिएगा? देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 6, और यू कैन से बिटवीन 5 and 6 देयर इज नो नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज नल सेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर दिस वन, सेट बी इज गिवन एंड
अंडर दिस एलिमेंट्स आर गिवन 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट में बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहेंगे। इनफाइनाइट सेट, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 3 एलिमेंट 1 2 3 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, सो व्हाई आर सेइंग सर इट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। क्योंकि ये इसलिए इनफाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 3 दिख रहा है, लेकिन एंड सो ऑन का मतलब कि ये कंटिन्यूअसली आगे की तरफ मूव कर रहा है, जा रहा है, तो हम लोग इसको इजिली काउंट नहीं कर पाएंगे। इनफाइनाइट नंबर को हम लोग कैसे काउंट कर पाएंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। सेट ए, ठीक है ना, इसका एलिमेंट्स क्या है, 1 है 2 है 6 है और 7 है। सेट बी का देखिए, 6 है 2 है 7 है 7 है 1 है। इसको अगर आप रीडिफाइन करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे सेट बी इक्वल्स, ठीक है, इसको आप लिखेंगे 1 2 6 और 7 7 is repeating here 2 times, so how in times we write only single time, we count only single time। ओके, यहाँ पे 2 बार रिपीट कर रहा है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी नोट में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो सेट बी इक्वल टू 1 2 6, सेट ए इक्वल टू, सो बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, एन ए क्या होगा, एन ऑफ ए इक्वल्स टू 4। यहाँ पे एन ए का वैल्यू क्या, एन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल्स टू 4। अब देखिए एन ए इक्वल्स टू एन बी तो है, तो आप सोच रहे होंगे सर इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में कंडीशन तो सेम था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें और इसमें दोनों में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट्स और इक्वल सेट, लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, तो आप देखिए ना, इसको अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि ये जो है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स मींस ऑल एवरी एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज बिलोंगिंग टू सेट बी एंड ऑल द एलिमेंट्स, और यू कैन से एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज बिलोंगिंग टू सेट ए, देन वी कैन से दिस इज इक्वल सेट। अगर सेट ए अलग होता, सेट बी अलग होता, एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स होता और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता, लेकिन सेट सॉरी एलिमेंट्स डिफरेंट होता, तो हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के मतलब मैच भी कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, इक्वल सेट है, इक्वल सेट है। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि इक्वल सेट के हैं। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट्स होता तो ये इक्विवेलेंट होता। ये कौन सा है, सिंगलटन सेट है। आप बोलेंगे जीरो, अरे जीरो इज नंबर भाई, zero is a number, so it consisting only means only one element in the set, that's why we can say this is singleton set। ठीक है, कितना एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी मेथड गिवन है, x such that x square minus 2 equals to 0 and x belongs to q। q मींस सबसे पहले लिखेंगे q क्या होता है, q का मतलब होता है रेशनल नंबर, मैंने x जो है रेशनल नंबर होना चाहिए। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा रूट 2, यहाँ से मिल जाएगा माइनस रूट 2। अब देखिए जो हमारा x का जो वैल्यू मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, x का जो वैल्यू मिल रहा है हमें वो क्या मिल रहा है, एक रूट 2 मिल रहा है, एक माइनस रूट 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या किस टाइप का मिल रहा है वैल्यू, हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मिल रहा है। और ये बोला हुआ है कि x जो है क्या बिलोंग करता है, रेशनल नंबर बिलोंग करता है, और इसको सॉल्व करने में हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है, यानी कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सेट बी इक्वल्स टू नथिंग 5, यानी नो सॉल्यूशन। भैया सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कंडीशन गिवन है कि भाई रेशनल नंबर आना चाहिए, और जब हम सॉल्व करें तो इरेशनल नंबर मिल रहा है हमें, इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है, उसके बाद से फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। लास्ट एग्जांपल है, सेट सी इज गिवन, ओके, एंड एक्स सच दैट एक्स इज an even prime, an even prime number which is greater than 2। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए, x is an even prime number, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। आप बताइए कोई ऐसा नंबर होता है, कोई ऐसा नंबर ही नहीं होता है, ठीक है, जो कि इवन प्राइम हो और 2 से बड़ा हो। ठीक है,
तो इसका ये क्या है, नल सेट है, नल सेट है। इससे लास्ट वाला क्या था, नल सेट था, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन था उसका। Why? Because root 2 is not a rational number. That's why that was means that was null set. Okay. ये क्या है, ये भी null set होगा। इसका सेट C इक्वल्स टू लिखेंगे आप 5, मतलब कि नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं बिकॉज ओनली वन, बिकॉज बिकॉज वन एंड स्मॉलेस्ट, वन एंड स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, इवन प्राइम नंबर दैट इज 2, ठीक है, विच इज नॉट ग्रेटर देन, आप रीजन दे सकते हैं, विच इज नॉट ग्रेटर देन 2, नॉट ग्रेटर देन 2। 2 जो होता है सबसे, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। सो वी नो दैट ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, तो एक ही वर्ड है जो 2 है, ठीक है ना, एक ही नंबर है जो कि 2 जो इवन प्राइम नंबर होता है। ये बोला है कि 2 से बड़ा है, आप नंबर बताइए, तो 2 से बड़ा कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है 2 से बड़ा, 2 ही लास्ट है, उससे बड़ा होता ही नहीं है। आप कंडीशन गिवन है ना कि इवन प्राइम नंबर आप बताइए जो 2 से बड़ा हो, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोलना है कि ये नल सेट है, सी बिलोंग्स टू 5। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक तो पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसेट बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से चमकेगा कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। सबसेट, सबसेट, ओके, सब सेट, ठीक है। अब देखिए सबसेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले डिस्कस करते हैं कि सबसेट क्या होता है। लेट कैपिटल A एंड B आर टू सेट्स, आर टू सेट्स, then A belongs to, sorry, A is the subset, A is the subset of B, okay, this one A is subset of B। अब इसको रीड कैसे करते हैं, तो देखिए इसको रीड ऐसे किया जाता है, A is subset of B, okay, or you can say in this way also, B is the superset, B is superset of A, B is superset of A। कहने का मतलब ये है कि सबसेट होता क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इज सबसेट ऑफ बी। सो ए अगर ऐसा लिखा हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए है इस बी का सबसेट है। और उल्टा में आप पढ़ेंगे, मतलब उल्टा तरीके से पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि बी इज द सुपर सेट ऑफ दिस ए, ओके। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सेट ए है, ठीक है, ए गिवन है 1 2 और 3, सेट ए का एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 है। सेट बी गिवन है यहाँ पे 1 2 3, 4 मान लीजिए, 4 5 7, यहाँ पे ये 5 एलिमेंट्स गिवन है सेट बी का, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब देखिए सेट ए का एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 है, सेट बी का एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, सॉरी 1 2 4 5 7 है, ठीक है ना। अब देखिए 3 जो है क्या, ये 1 तो 1 जो है मैच कर रहा है इससे, इस ये मैच इसके अंदर कर रहा है, बी जो है मैच कर रहा है, सॉरी 2 भी मैच कर रहा है इसके एलिमेंट से, लेकिन 3 जो है सेट बी के अंदर अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल है। सो वी कैन राइट हियर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है ना। सो वी कैन से ए इज ए सब इज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये जो है सबसेट क्यों नहीं है बी का, क्योंकि ये होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ए जो है सेट ए गिवन है, ठीक है ना, जैसे कि इसका एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। और सेट बी गिवन है यहाँ पे, इसका एलिमेंट्स हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यस बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, बहुत ही आसान, देखिए कैसे बोल सकते हैं, आप इसको समझिएगा।
सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो है सेट बी के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं? यस, every elements of set A is belonging to set B. That's why we can say set A is the subset of set B. Okay, I hope आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, या आप बोल सकते हैं set B is the superset of set A. ये चीज तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। क्यों सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी हो रहा है? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो है सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए। यहाँ पे क्या हो गया, आप बोलेंगे सर तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे 1 तो प्रेजेंट है सेट बी के अंदर, 2 भी प्रेजेंट है, लेकिन जो 3 है वो 3 जो है सेट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना? 3 नहीं है, दैट्स 3 इज डज नॉट बिलोंगिंग टू सेट बी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग A is not of set A is not of subset of set B. A is not subset of B. ओके, आई होप आपको चीज समझ में आ रहा होगा। तो सबसेट क्या होता है, जैसे कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप बोल सकते हैं जैसे कि एक पेरेंट है, फादर मान लीजिए, फादर ओके, ये फादर के 3 चिल्ड्रेन है, ठीक है ना? फर्स्ट चिल्ड्रेन मान लीजिए यहाँ पे 3 सन्स है, सन 1 है राम, यहाँ पे मान लीजिए श्याम, ओके, यहाँ पे मान लीजिए और क्या मान लीजिए पप्पू, ठीक है ना? ये एक फादर है, उनके 3 सन्स है, राम श्याम पप्पू, ठीक है ना? अब देखिए, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है राम श्याम जो है या पप्पू, ये सब क्या है? सबसेट है फादर के, क्योंकि ये जो राम और श्याम और पप्पू है जो फादर से आए हैं, फादर से निकले हैं, ठीक है ना? तो इसलिए इसको बोलेंगे कि राम श्याम पप्पू आर सबसेट ऑफ फादर। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं ऐसे, फादर इज द सुपर सेट ऑफ राम श्याम एंड पप्पू। फादर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सबसेट हो जाएंगे, हीरो हो जाएंगे, यहाँ पे सबसेट है, सॉरी फादर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सुपर सेट हो जाएंगे राम श्याम और पप्पू का, क्योंकि वो हीरो है, ठीक है? उनसे ये लोग निकला है, तो इसको राम श्याम और पप्पू को क्या बोलेंगे कि ये लोग क्या है? सबसेट है। तो ये आपको चीज समझ में, सबसेट वो होता है जो कि अगर सेट ए है और सेट बी है, ठीक है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स और सेट बी के अंदर अगर अवेलेबल है, इसका मतलब सेट ए जो होगा वो सबसेट होगा सेट बी का, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ठीक है, और जो बाकी हुआ वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? थैंक यू।